तो हमको पता है कि जो ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमन में 4 तरह से क्लासीफाई किया गया है ना ब्लड ग्रुप को, ए, बी और AB और O, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम नंबर 9 होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस ब्लड ग्रुप्स के लिए, ठीक है। कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है? क्रोमोसोम नंबर 9। जो ABO ब्लड ग्रुप होता है इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और जो RH फैक्टर होता है, हमको पता है ना, जब हम बोलते हैं तो क्या क्या बोलते हैं, AB पॉजिटिव या A पॉजिटिव, O नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिख के आता है ना, जो ये चीज़ होती है, इसको बोलते हैं क्या? RH फैक्टर, ठीक है। इसकी खोज 1970 में किसने की थी? लैंडस्टीनर और विनर ने की थी। फिर उसके बाद अच्छा, ये जो RH फैक्टर है ना, ये रीसस नाम के मंकी में इसकी पहले खोज की गई थी, फिर बाद में इसका ह्यूमन में पता लगाया गया था, इसीलिए इसको RH नाम दिया गया, ठीक है, क्योंकि उस मंकी का नाम क्या था? रीसस मंकी। फिर उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज की थी वो किसने की है? हार्वे ने की है। किसने की है? हार्वे ने। ABO ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की है, सर्कुलेशन की खोज हार्वे ने की है। जो RH फैक्टर और एंटीजन RBC होता क्या है कि जी, ये जो RH फैक्टर है और एक होता है एंटीजन, ठीक है, एंटीजन, ये जो RBC होती है, हमको पता है ना RBC होती है, उसके सरफेस पे एंटीजन पाया जाता है, ठीक है, एंटीजन होता है। और इसके अंदर RBC के अंदर इस एंटीजन का अपोजिट एंटीबॉडी होता है, ठीक है। क्या होता है? इस एंटीजन का अपोजिट एंटीबॉडी होता है। तो ये जो RBC के सरफेस पे जो एंटीजन पाए जाएंगे, वही एंटीजन के नाम पे जो ब्लड ग्रुप होता है उसका क्या होता है, हम लोग ग्रुप डिसाइड करते हैं, मतलब नाम रख देते हैं, ठीक है, किसके आधार पे? एंटीजन के आधार पे। तो जो RH फैक्टर है और जो एंटीजन RBC के सरफेस पे होता है, उसका अपोजिट एंटीबॉडी उसके RBC के अंदर सीरम में होता है। तो ब्लड ग्रुप कितने हो गए? 4, AB और फिर AB और O। अब A ब्लड ग्रुप के ऊपर A एंटीजन होगा, क्योंकि हमको पता है एंटीजन के नाम पे ही ब्लड ग्रुप का नाम है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। B एंटीजन में B ब्लड ग्रुप होगा। AB एंटीजन जिसके पास होगा उसको AB ब्लड ग्रुप बोल देंगे, और जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा, मतलब RBC के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? O ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इसका उल्टा एंटीबॉडी होती है उसके अंदर, ठीक है। अगर A ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन तो A होगा, लेकिन एंटीबॉडी उसके अंदर कौन सी होगी? एंटी-B। B एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगी उसके अंदर? एंटी-A। AB के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसी वजह से AB वाला जो ब्लड ग्रुप होता है उसको हम कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा दें तो क्या होता है? प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी नहीं होती है। O जो ब्लड ग्रुप होता है उसके पास एंटीजन नहीं होता है, इसी वजह से O ब्लड ग्रुप को हम किसी को भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं होता। तो जिसको चढ़ाएंगे वो इसको रिकॉग्नाइज एज ए फॉरेन बॉडी नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता? एंटीजन नहीं होता। लेकिन इसके पास एंटीबॉडी दोनों होती है, इसलिए O ब्लड ग्रुप को अगर बाकी का कोई ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है O के अलावा, जिसके पास कोई भी एंटीजन है, तो ये एंटीबॉडी उसको क्या करेगी? मार देगी। तो इस वजह से ब्लड क्या होगा? ख़राब हो जाएगा बॉडी में। इसलिए O ब्लड ग्रुप वाले को दूसरा ब्लड इसीलिए नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि इसके पास क्या होता है? दोनों एंटीबॉडी होती है। और A ब्लड ग्रुप AB को कोई भी चढ़ा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी होती ही नहीं है, तो मारेगा कौन, है ना। तो वही मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो RBC के सरफेस पे लगा हुआ एंटीजन होता है, ठीक है, वो बहुत स्पेसिफिक होता है, इसी एंटीजन के नाम पे ब्लड ग्रुप का नाम होता है, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक होता है, मतलब ये समझ लो कि जो एंटीजन है वही क्या है? उस RBC की पहचान है, वही उस RBC की आइडेंटिटी है। इसी वजह से जो RBC है उसी को हम लोग क्या कह देंगे कि RBC के ऊपर जो एंटीजन है उसी के आधार पे ब्लड ग्रुप कह देंगे, ठीक। फिर ये हमको पता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होता है? AB पॉजिटिव, याद रखना कौन होता है? पॉजिटिव होता है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? O नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता और AB के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए इसे कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा दो, ये एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं करेगा। और ये क्या करेगा? ये एंटीबॉडी रिएक्शन तो करेगा, लेकिन किसी के अंदर जाएगा तो एज ए फॉरेन एंटीजन की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास एंटीजन होता ही नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद है कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया और यूनिवर्सल डोनर हो गया। फिर कैसे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, मतलब मम्मी पापा का क्या ब्लड ग्रुप है तो बच्चों का क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है। अब देखो, अगर मान लो एक फीमेल है, उसका ब्लड ग्रुप B है,
और उसके फादर और जो उसका हस्बैंड है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, ठीक है, क्या है, ए बी है। अब जो ब्लड ग्रुप होता है इस देखो, जब हम जेनेटिक्स में हमने पढ़ा है जीनोटाइप फिनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है, जो जीन का सेट होता है जो पेरेंट्स से हमको मिलता है उसको जीनोटाइप बोलते हैं, है ना। फिनोटाइप क्या है, जो कैरेक्टर होता है, जो बाहर से फिजिकल अपीयरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। खैर वो जेनेटिक्स की बात है। तो फीमेल का बी ब्लड ग्रुप है, मेल का ए बी ब्लड ग्रुप है। तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा, दो तरह के जीनोटाइप होंगे इसमें। एक तो या तो होमोजीनस हो, होमोजीनस मतलब बी और बी दोनों हो, या फिर क्या हो, एक एंटीजन ना हो और एक ट्रेट पे ना कुछ भी ना हो, एक ट्रेट पे बी हो। ए बी में तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए होगा बी होगा, ठीक है, जीनोटाइप। अब इनका जब क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, पहले हम होमोलॉगस वाले से होमोजीनस से कराते हैं, ठीक है। तो जो बी होगा तो इस बी का जब इससे क्रॉस हुआ, ठीक है, तो क्या बना, आई बी, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप बना, है ना। इसका ए और इसका बी, तो क्या बना, ए बी ब्लड ग्रुप बना। अब इसका दूसरे वाले से क्रॉस करा देंगे तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, बी है। अब फिर बी का फिर से ए से कराएंगे तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। फिर बी का बी से हो जाएगा बी। इसका मतलब अगर ये केस है, ठीक है, होमोजेनस का केस है, और तो इसका मतलब बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा या फिर बी होगा, ठीक है, इसके अलावा नहीं कुछ होगा। नेक्स्ट, अगर मान लो कि हेट्रोजीनस कंडीशन है, मतलब ये वाली कंडीशन है, तब क्या होगा तब देखो, तो फादर का तो वही रहेगा, मदर का अगर हेट्रोजीनस कंडीशन है तो जो बी से ए मिलेगा ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी से बी मिलेगा बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ओ से आई ए मिलेगा तो ओ का मतलब जीरो, कुछ भी नहीं है, तो कौन डोमिनेट कर जाएगा, ए ब्लड ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, ए। देखो अगर ये जीरो है तो ये ए है तो ए वाला डोमिनेट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है। फिर जीरो से ए बी ब्लड ग्रुप बी से क्रॉस कराएंगे तो इसका मतलब अगर हेट्रोजीनस कंडीशन है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए बी बी और ए बी, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसे करके क्रॉस करके पता कर सकते हैं माँ बाप का ब्लड ग्रुप क्या है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। फिर उसके बाद एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। इसको हम एग्लूटिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमने इम्यूनिटी में पढ़ा था ना, सुपर एंटीजन और क्या कहते हैं एनामनेस्टिक रिएक्शन, ऐसे करके कई टर्म पढ़े थे, ऐसे यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है। तो क्या होता है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी को सुटेबल पीएच पे और टेम्परेचर पे मिक्स कर देते हैं तो ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिल करके क्लम्प बना देते हैं, ठीक है, थक्का बना देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या होगा, पीएच सही होना चाहिए, टेम्परेचर सही होना चाहिए, तब ये क्या होंगे, एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के पास में आएंगे, पास आकर के क्लम्प बना देंगे, थक्का बना देंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। पीछे भी हमने पढ़ा था ना, एंटीजन और एंटीबॉडी के एग्रीगेशन को एग्लूटिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। वही जब दोनों पास में आ जाएंगे तो एग्रीगेट हो जाएंगे, झुंड बना लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, एग्लूटिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। फिर ये हो गया ब्लड ग्रुप, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, ये तो बहुत कॉमन सी बीमारी होती है फीमेल्स में, हमने देखा हो, हमको पता है, हर 10 में से 7-8 लोग 10 लड़कियों में से 7-8 को तो एनीमिया रहता ही है, ठीक है। एनीमिया इंडिया में बहुत ही कॉमन बीमारी होती है। तो एनीमिया क्या होता है, एनीमिया एक हीमोलिटिक, हीमो मतलब ब्लड से रिलेटेड, हीमोलिटिक एबनॉर्मेलिटी या डिसऑर्डर होता है। इसमें या तो आरबीसी का नंबर घट जाता है या फिर एचबी घट जाती है, ठीक है, एचबी का नंबर घट जाता है। आयरन, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया होता है। देखो अब किस चीज़ की डिफिशियंसी है उसके अकॉर्डिंग एनीमिया अलग होता है। आयरन की कमी होगी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा, ठीक है। तो आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड कुछ भी इसमें कम हो सकता है या तीनों ही कम हो सकते हैं, तो एनीमिया होगा। WHO कट ऑफ के पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस एनीमिया इन प्रेग्नेंट वीमेन, मतलब जो प्रेग्नेंट फीमेल है अगर उसके में 11 ग्राम % HB होता है तो उस WHO के अकॉर्डिंग तो वो प्रेग्नेंट फीमेल कैसी है, वो प्रेग्नेंट फीमेल एनीमिक है, ठीक है। ICMR के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल में जो है HB का लेवल 9 ग्राम पर DL से कम है, ठीक है, 9 ग्राम पर DL से कम है तो वो क्या है, वो
वो एनीमिक है, सीवियर एनीमिक कैटेगरी में आएगी। फिर ब्लड लॉस एनीमिया, ब्लड लॉस एनीमिया का होता है मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है मतलब मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ पॉस्चुरल हाइपोटेंशन ड्यू टू हाइपोवॉल्यूमिक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड वीकनेस। अगर किसी में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो क्या होगा, आरबीसी भी तो लॉस होगा, तो उस केस में उस तरह के एनीमिया को ब्लड लॉस एनीमिया बोलते हैं। उसमें कॉमन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, पॉस्चुरल हाइपरटेंशन। क्यों हो हाइपोटेंशन क्यों होगा, क्योंकि ब्लड लॉस हो जाएगा तो हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा, ठीक है, मतलब ब्लड नहीं वॉल्यूम फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो घट जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी और वीकनेस होगा। उसके बाद फिर ये एनीमिया कॉमन हो गया। फिर आता है थैलासीमिया या फिर इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन एनीमिया, मेडिटेरेनियन एनीमिया थैलासीमिया, ठीक है। ये कंजेनाइटल ब्लड डिसऑर्डर होता है, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और इसमें क्या होता है कि जो HB है, हमने पीछे पढ़ा था ना फीटल HB, एडल्ट HB, एडल्ट HB के अंदर हमने 2 चेन पढ़ी थी, अल्फा चेन और बीटा चेन। 2 अल्फा चेन होती थी, 2 बीटा चेन होती थी। अगर इस चेन में कोई डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो HB कैसी होगी, वो मतलब अगर चेन में डिफेक्ट हो जाएगा तो मैंने बताया था इसी चेन से ऑक्सीजन बाइंड करता है। अगर ये चेन में प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं कर पाएगा और वो HB कैसी होगी, सही HB नहीं होगी, ठीक है, जैसा होना चाहिए, तो वो HB किसी काम की नहीं होगी। तो उस केस में क्या होगा, थैलासीमिया होगा। ये एक हेरेडिटरी हीमोलिटिक एनीमिया है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में होने वाला, ठीक है, जेनेटिकल है। फिर अगर HB के बीटा चेन में डिफिशियंसी होती है तो उसको कोलेज एनीमिया बोलते हैं। जिसने खोज की थी उसका नाम क्या था, कोलेज था, तो उन्हीं के नाम पे कोलेज एनीमिया है। अच्छा, थैलासीमिया के 3 ट्रायड होते हैं। जिसको थैलासीमिया होगा वो क्रोनिक एनीमिया हमेशा ही रहेगा। इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस, ठीक से ब्लड नहीं बन पाएगा, ठीक है, ठीक से आरबीसी नहीं बन पाएगी। और आयरन ओवरलोड होगा, क्योंकि थैलासीमिया में कंटिन्यू क्या होता है, ब्लड चढ़ता रहता है, उसकी वजह से आयरन ओवरलोड का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है थैलासीमिया के पेशेंट में। फिर उसके बाद कोलेज एनीमिया को ही बीटा थैलासीमिया बोलते हैं। और बीटा थैलासीमिया या फिर थैलासीमिया ये कैसा बीमारी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। रिसेसिव का मतलब होता है कि जो बीमारी है वो माँ बाप से तब बच्चे में आती है जब वो बीमारी फादर में भी हो, वो बीमारी मदर में भी हो, ठीक है। अगर दोनों में होगी तभी बच्चे में आएगी, अगर सिर्फ एक में है तो नहीं आएगी। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, रिसेसिव, ठीक है। अगर एक माँ बाप में है और सिर्फ एक माँ बाप में है और वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही तो उसको डोमिनेंट बोलते हैं। ये हम जेनेटिक्स में देखेंगे, ठीक है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, तो ये कैसी बीमारी, ऑटोसोमल का मतलब है जब बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, सेक्स से रिलेटेड नहीं, सेक्सुअल, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, और ये कैसे सॉरी हीमोफीलिया हो गया। जैसे हीमोफीलिया कैसी बीमारी है, ये एक एक्स लिंक्ड बीमारी है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तो जब सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स लिंक या वाई लिंक डिसऑर्डर बोलते हैं। बट ये सेक्स से रिलेटेड नहीं है, माँ से लड़के में भी हो सकता है, माँ से लड़की में भी हो सकता है, तो इसको ऑटोसोमल बीमारी बोलते हैं, ठीक है। ये जेनेटिक्स में पढ़ा होगा। तो थैलासीमिया कैसी बीमारी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। और मोस्ट ऑफ दी जो हमारे कोर्स में है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ही है, बस एक हीमोफीलिया को छोड़ के, ठीक है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को छोड़ के मोस्ट ऑफ दी जो हमको डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ही हैं, ठीक है। फिर साइन सिम्टम ऑफ थैलासीमिया क्या होता है, पहला एनीमिया मैंने बता दिया, क्रोनिक एनीमिया रहता है। और इसका साइन सिम्टम क्या होता है, 6 मंथ की एज के बाद दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले हमको पता है कि जो हीमोफीलिया था वो कैसा था, वो गामा टाइप का होता है ना। तो वो बहुत मतलब ये एडल्ट वाले से बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। 6 महीने के बाद जब एडल्ट का हीमोग्लोबिन बनता है वहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई देती है, ठीक है। और ये माइक्रोसिटिक या हाइपोक्रोमैटिक एनीमिया होता है। माइक्रोसिटिक का मतलब छोटा हो जाता है, आरबीसी छोटी रहती है, और छोटी रहेगी तो क्रोमा का मतलब हमको पता है कलर, ठीक है। जब HB नहीं ठीक से बनेगा, कलर नहीं आएगा, तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है थैलासीमिया। और जो थैलासीमिया के बच्चे होते हैं वो उनका जो फेस होता है स्क्वायरल की तरह का दिखाई देता है, या मंगोलॉइड फेशियल फीचर, मंगोलॉइड है, मंगोलियन नहीं, मंगोलॉइड फेशियल फीचर है, ठीक है, थैलासीमिया।
और उसके बाद फिर क्या आता है, थैलासीमिया जो होता है, थैलासीमिया में 6 क्रोमोसोम पर जीन का डिलीशन हो जाता है, मतलब जो 6 नंबर का क्रोमोसोम होता है उसका डिलीशन हो जाता है। जैसे एबीओ में हमने पढ़ा ना कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल था, 9। ऐसे ही जो क्रोमोसोम नंबर 6 होता है उसका डिलीशन हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 6 पे जो जीन है जो अल्फ़ा को बना रहा था, चेन को बना रहा था, उसका डिलीशन हो जाता है, डिलीट हो जाता है वो, तो पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, थैलासीमिया हो जाता है। मैनेजमेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। और उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, डीफेरोक्सामिन। ये आयरन ओवरलोड की वजह से दिया जाता है, क्योंकि थैलासीमिया के पेशेंट को कंटिन्यूअस ब्लड चढ़ाया जाता है तो आयरन ओवरलोड हो जाता है, ये उसके लिए दिया जाता है डीफेरोक्सामिन। इसीलिए थैलासीमिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, डीफेरोक्सामिन। चिलेशन थेरेपी क्या होती है, चिलेशन थेरेपी के बारे में हमने पढ़ा, चिलेशन एजेंट के बारे में हमने पढ़ा था फार्मा में, है ना। कोई भी ऐसा ड्रग जो हैवी मेटल से बाइंड करके नॉन टॉक्सिक हो और हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू निकल जाता है, उसको चिलेटिंग एजेंट बोलते थे। तो चिलेशन थेरेपी यहाँ दिया जाएगा, क्योंकि आयरन हैवी मेटल है। तो इस केस में क्या होता है कि बताया ना, एनीमिया की वजह से बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, तो आयरन ओवरलोड हो जाएगा, और आयरन एक हैवी मेटल है, तो इसलिए डीफेरोक्सामिन देंगे, जो कि एक चिलेटिंग एजेंट होता है। डीफेरोक्सामिन इस आयरन के साथ बाइंड करेगा और बॉडी में से क्या होगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ताकि आयरन ओवरलोड ना हो। इसको क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद मेगालोब्लास्टिक या परनीसियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक और परनीसियस एनीमिया। अच्छा, हमने थैलासीमिया में क्या देखा था, एचबी नहीं सही से बन रहा था, तो वो कैसा था, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमैटिक, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो आरबीसी है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, वहाँ पे छोटी बन रही थी, यहाँ पे बड़ी आरबीसी बनेगी, इसीलिए इसका नाम ही है मेगा। मेगा का मतलब क्या होता है, बड़ा, इसीलिए आरबीसी कैसा होगा, मैक्रोसिटिक होगा, बड़ी आरबीसी बनेगी। और आरबीसी बड़ी होगी तो एचबी भी बड़ा होगा, ठीक है। तो कैसा होगा, तो ज़्यादा कलर का होगा तो हाइपरक्रोमैटिक होता है। तो मेगालोब्लास्टिक और जो परनीसियस एनीमिया होता है ये कैसा होता है, मैक्रोसिटिक होता है, हाइपर क्रोमैटिक होता है, ठीक है। अब मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया होता है इसमें डिफिशियंसी होती है B12 की और फॉलिक एसिड की, ठीक है। B12 को साइलोकोबालामिन भी बोलते हैं, है ना। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट नाम का वो पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। फिर उसके बाद फॉलिक एसिड, अगर इन दोनों की कमी हो जाती है, दोनों की डिफिशियंसी हो जाती है, तो कौन सी एनीमिया होती है, मैक्रोसिटिक। अगर होता क्या है परनीसियस एनीमिया में, परनीसियस एनीमिया में विटामिन B12 की सिर्फ डिफिशियंसी होती है, फॉलिक एसिड सही रहता है, किसकी कमी हो जाती है परनीसियस में, B12 की। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है, स्टमक से जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं वो रिलीज़ नहीं हो पाते। जब वो रिलीज़ नहीं होते हैं तो इस वजह से क्या होता है, जो B12 होता है जो कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, ये स्टमक के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इसी वजह से इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। तो क्या होता है, बॉडी B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इस वजह से क्या हो जाएगा, इस वजह से परनीसियस एनीमिया होगा। एडिसन्स डिजीज़ में परनीसियस एनीमिया देखने को मिलता है, मतलब B12 की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, ठीक है। एडिसन्स डिजीज़ में, एडिसन्स डिजीज़ याद है ना, हमने इंडोक्राइन में पढ़ा है। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्या होता है, उसमें फॉलिक एसिड और विटामिन्स ज़्यादा होते हैं, ये हम जानते हैं, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में फॉलिक एसिड तो ज़्यादा हो गई। फिर उसके बाद जो परनीसियस एनीमिया का साइन सिम्टम क्या होता है, इसमें बीफी रेड कलर का टंग हो जाता है, जीभ जो होती है कैसी हो जाती है, बीफी रेड कलर की, और सोर माउथ रहता है, मुंह में घाव रहते हैं। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगा परनीसियस एनीमिया का, सीलिंग टेस्ट किया जाता है, ठीक है। परनीसियस एनीमिया में क्या किया जाता है, सीलिंग टेस्ट किया जाता है, उसे पता करते हैं कि B12 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें देखो दो तरह के B12 होंगे, एक होगा रेडियो एक्टिव B12 और एक होगा नॉन रेडियो एक्टिव B12। जो रेडियो एक्टिव B12 होगा उसको ओरल दे देंगे, नॉन रेडियो एक्टिव को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा, B12 का एब्जॉर्प्शन होने के बाद 8% to 40% क्या होता है, रेडियो एक्टिव B12 का एक्सक्रीशन यूरिन में हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव B12 का एक्सक्रीशन होता है 8 to 40% वो यूरिन में हो जाता है।
इस टेस्ट में 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, B12 का लेवल देखते हैं। कौन सा B12? जो इंजेक्ट किया था रेडियो एक्टिव। ठीक है, इससे पता चलेगा कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आता है ए प्लास्टिक एनीमिया या फिर हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलेंगे, ए प्लास्टिक एनीमिया या फिर हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। इसको हम उसमें भी पढ़ेंगे ऑंको में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, जो आरबीसी था, ठीक है, आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता। आरबीसी क्या है, बन ही नहीं पाती। हमको पता है आरबीसी कहाँ बनती है, एडल्ट में बोन मैरो में बनती है ना, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में योक सैक में बनती है, और मिड प्रेगनेंसी में मतलब फीटस में 6 मंथ्स तक कहाँ बनती है, लिवर में बनती है। उसके बाद बोन मैरो में आरबीसी बनना स्टार्ट होती है। एडल्ट में भी कहाँ बनेगी, बोन मैरो में। तो क्या होगा, बोन मैरो में आरबीसी बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, बोन मैरो सप्रेशन की वजह से। और आरबीसी ही नहीं, सारे ब्लड के कंपोनेंट जो होंगे वो नहीं बन पाएंगे। जैसे आरबीसी नहीं बनेगा, डब्ल्यूबीसी भी नहीं बनेगा, थ्रोम्बोसाइट भी नहीं बनेगा। तो इस वजह से ये सारे घट जाएंगे। और जब ये ब्लड के ये सारे कंपोनेंट घट जाते हैं तो उसको हम पैनसाइटोपिनिया बोलते हैं। हम पहले भी इसके बारे में देख चुके हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट, ये सब अगर घट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पैनसाइटोपिनिया। ठीक है, ए प्लास्टिक एनीमिया में जो आरबीसी का साइज होता है वो तो नॉर्मल होता है। ठीक है, तो कैसा होता है, नॉर्मोसिटिक होता है। मतलब जितना बनेगा वो तो ठीक ठाक बनेगा आरबीसी। ठीक है, लेकिन क्या होगा, बनेगा ही कम। ठीक है, क्या होगा, कम बनेगा। तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो एस्पिरेशन करेंगे, वहाँ से पता करेंगे। ठीक है, ए प्लास्टिक क्राइसिस का क्या मतलब होता है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि बोन मैरो से जो आरबीसी का प्रोडक्शन था वो हो ही ना, वो रुक जाए, और जितनी थोड़ी बहुत आरबीसी बॉडी में थी, जितना बोन मैरो ने किसी तरह से बनाया था, वो आरबीसी भी टूट जाए, आरबीसी भी क्या हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए उसका। तो एक तो आरबीसी बन भी नहीं रही है। ठीक है, दूसरा जो बनी बनाई है वो क्या हो गई, डिस्ट्रक्ट हो गई, ख़त्म हो गई। तो क्या होगा, बॉडी में आरबीसी बिल्कुल नहीं बचेगा, है ना। जब बिल्कुल नहीं बचेगा तो क्या होगा, अब पता है भाई ब्लड में आरबीसी है ही नहीं, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा। तो ये खतरनाक कंडीशन हो जाएगी ना, है ना। बॉडी में क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ब्लड सप्लाई ही नहीं कहीं ठीक से होगी। तो ये एक सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग अनीमिया होता है। ए प्लास्टिक क्राइसिस वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, ट्रिगर हो जाता है। मतलब अगर किसी का बोन मैरो प्रोडक्शन होता ही नहीं है और उसे वायरल इन्फेक्शन जैसे पर्वो वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो आरबीसी और टूटने लग जाएगी। ऐसे केसेस में ए प्लास्टिक क्राइसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। ए प्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या होता है, तो एक तो आरबीसी बन भी नहीं रही है, जो बनी हुई है वो भी टूट जाएगी। वायरल इन्फेक्शन में मोस्टली देखने को मिलता है। फिर ए प्लास्टिक एनीमिया में ब्लीडिंग की टेंडेंसी के फंक्शन में चेंज होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी के फंक्शन में चेंज होगा, और सिम्टम क्या होगा, परप्यूरा होगा, पटिकी होगा, न्यूट्रोपिनिया होगा। ठीक है, परप्यूरा होगा, पटिकियाई हमने देखा था, छोटे छोटे पीछे हमने देखा था छोटे छोटे धब्बे पड़ जाएंगे। ठीक है, मतलब जहाँ से ऐसा लगेगा कि अंदरूनी चोट लग गई है। और परप्यूरा पटिकियाई से बड़ा धब्बा होता है। ठीक है, ब्लड का ही। और न्यूट्रोपिनिया हो जाएगा, जो न्यूट्रोफिल्स होगा उसका जो काउंट होगा वो क्या होगा, पिनिया मतलब घट जाएगा, न्यूट्रोफिल क्या होंगे, घट जाएंगे। तो ये प्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा, परप्यूरा होगा, पटिकियाई होगा, न्यूट्रोपिनिया होगा। अब इसका हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो हमने पढ़ा था कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। फिर उसके बाद कह रहा है कि ब्लड ग्रुप इन इंडिविजुअल आर डिफरेंट ड्यू टू स्पेसिफिक। हमने क्या पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन की वजह से अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जिसके ऊपर जो एंटीजन होता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। तो ये एंटीजन कहाँ पे थे, आरबीसी के सरफेस पे पाए जाते थे। ठीक है, तो एंटीजन जो आरबीसी के सरफेस पे होगा वो बहुत स्पेसिफिक होता है, उसी के हिसाब से उसी एंटीजन के नाम से ब्लड ग्रुप का भी नाम हो जाता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप था उसकी खोज किसने की थी, पहले भी पढ़े थे, लैंडस्टीनर ने की थी। और जो कह रहा है कि जो आरबीजी जो ये आरएच ब्लड ग्रुप होता है
ये कॉम्प्लेक्स एंटीजन होता है, तो ये भी कहाँ पे पाया जाता है, सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है, जो ABO का एंटीजन था वो भी आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। जो RH का जो RH नाम का जो एंटीजन होता है वो भी कहाँ पाया जाता है, आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। RH की खोज लैंडस्टेनर ने की थी। फिर RH फैक्टर जो था वो कब डिस्कवर हुआ था, 1940 में। और ह्यूमन में जो RH फैक्टर है उसकी खोज लैंडस्टीनर विनर ने की थी, पढ़े थे। सर्कुलेशन की खोज किसने की थी, हार्वे ने की थी। फिर उसके बाद कह रहा है कि ए पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज़ कंसिडर्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट हमको पता है किसको बोलते हैं, AB पॉजिटिव को। ठीक है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव को बोलते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, तो हमको पता है O नेगेटिव को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि पेशेंट इमरजेंसी में आया है, कौन सा ब्लड ग्रुप उसे चढ़ा देंगे। तो हमको पता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा था, O नेगेटिव। O नेगेटिव हम किसी को भी चढ़ा सकते हैं बिना ब्लड की जांच किए, मतलब बिना ब्लड ग्रुप की जांच किए। बाकी तो जांच होगी ही कि कोई इन्फेक्शन ना हो, HIV हेपेटाइटिस ये सब, लेकिन ब्लड ग्रुप जो होगा वो O नेगेटिव चढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि एन इंडिविजुअल हुज ब्लड ग्रुप इज़ B may in emergency donate blood group to person whose blood type is। कह रहा है एक इंडिविजुअल है, उसका ब्लड टाइप इज़ B है, मे इन एमरजेंसी डोनेट ब्लड ग्रुप टू ए पर्सन हुज ब्लड ग्रुप। तो ये पूछ रहा है कि जो B ब्लड ग्रुप वाले होंगे ये किसे किसे अपना ब्लड दे सकते हैं। तो देखो AB तो सबसे ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, B वाला AB को तो दे ही सकता है। और B किसको देगा, B को ही देगा, A को नहीं देगा। ठीक है, B वाला B को ही देगा। फिर उसके बाद A वाला तो A को ही देगा, तो AB और B को दे देगा। फिर कह रहे एक पेशेंट है वो हेमरेजिक शॉक में चला गया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हिज ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव, ब्लड बैंक इन्फॉर्म दैट फॉलोइंग ब्लड ग्रुप ब्लड इज अवेलेबल विच। तुम वही कह रहे हैं कि जो ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है उसको कौन सा ब्लड चढ़ाओगे, तो O पॉजिटिव, क्योंकि A से चढ़ा नहीं सकते, AB चढ़ा नहीं सकते, AB हम हर किसी को नहीं चढ़ा सकते, AB वाला AB को ही चढ़ेगा, तो O यूनिवर्सल है ना। और यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव हम चढ़ा सकते हैं। नेगेटिव होता तब भी चढ़ा देते, बट पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कह रहा है कि एक मदर है, फादर है, RH पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जो फादर हैं वो पॉजिटिव है और मदर कैसी है, नेगेटिव है। तो इनका जो चिल्ड्रन है विल हैव ब्लड ग्रुप विद, तो इसमें से जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा। तो अगर मदर और फादर RH पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उनके चिल्ड्रन में RH जो पॉजिटिव है वो भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, RH नेगेटिव भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कि ये होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा, है ना। जैसे हमने ABO में पढ़ा था, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था जीनोटाइप में हेट्रोजीनस था ना, वही कंडीशन RH पॉजिटिव में भी होगी। अगर होमोजीनस होगा तो सब पॉजिटिव होंगे, हेट्रोजीनस होगा और फादर का भी हेट्रोजीनस होगा तो क्या होगा, बच्चा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि इनका होमोजीनस है जीनोटाइप या हेट्रोजीनस है। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक मदर है वो B है और जो फादर हैं वो कैसे हैं, AB हैं। तो बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है, तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था ना कि अगर मदर B है, फादर AB हैं, तो बच्चे का अगर होमोजीनस की कंडीशन है तो बच्चे में ब्लड ग्रुप AB हो सकता है और B हो सकता है। और अगर हेट्रोजीनस की कंडीशन है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, बच्चों में A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है, लेकिन O नहीं होगा, क्योंकि O नहीं बन पाया था ना। तो कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा ऐसे बच्चे में, O नहीं होगा। फिर कह रहा है व्हाट आर प्लाज्मा एंटीबॉडी ऑफ ब्लड टाइप B। तो यहाँ पे एंटीबॉडी पूछा है, ठीक है, और हमको पता है जो एंटीजन होता है उसका उल्टा एंटीबॉडी होती है। तो यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप है, B, तो इसका मतलब एंटीजन भी क्या होगा, B, तो इसका एंटीबॉडी इसका क्या होगा, उल्टा होगा, क्या होगा, एंटी-A होगा। फिर उसका बात कह रहा है कि व्हेन एन एंटीजन इज मिक्सड विद इट्स करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, मतलब एक एंटीजन है
उसके एंटीबॉडी से उसको मिक्स कर दिया जाए एक सूटेबल pH पे और टेम्परेचर पे। तो ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी का क्लम्पिंग हो गया, जो थक्का बन गया, इस चीज़ को क्या बोलेंगे? तो इसे बोलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। हम पीछे पढ़ चुके हैं, जब एंटीजन एंटीबॉडी एक साथ मिल जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन रिएक्शन। फिर कह रहा है कि जो एबीओ होता है उसका लोकस कहाँ होता है, किस क्रोमोसोम पे होता है? तो एबीओ का जो लोकस को बस ऐसे समझ लो, लोकेशन, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप का जो लोकेशन है कौन से क्रोमोसोम पे होता है? 9 पे होता है। फिर उसके बाद कह रहा है एनीमिया आ गया। तो एनीमिया क्या है? एक हीमेटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी है, मतलब ब्लड से रिलेटेड है ना। तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है? एनीमिया है। फिर उसके बाद कह रहा है किसी को हीमोलिटिक डिजीज़ हुआ है। नर्स रिव्यू द लैब रिजल्ट एक्सपेक्टिंग टू नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इन दिस इन्फेंट। तो हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक मतलब ब्लड से रिलेटेड, और हमें पता है हीमोलिटिक में क्या होता है, जो आरबीसी होता है वो डिस्ट्रक्ट कर जाता है। आरबीसी बहुत लार्ज अमाउंट में टूटने लगता है, तो जब टूटेगा तो क्या होगा, उसको हम हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। तो आरबीसी टूटेगा तो आरबीसी का क्या होगा, नंबर जो है वो घट जाएगा। तो आरबीसी का नंबर घट जाता है किसमें? हीमोलिटिक डिजीज़ में। ये मैंने बताया था जब हमने जॉइंटिस पढ़ा था, जिसमें प्री हिपैटिक जॉइंटिस था, उसका नाम था हीमोलिटिक जॉइंटिस, है ना। वहाँ पे यही केस था, आरबीसी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा टूट रहा था, जिस वजह से आरबीसी का नंबर घट जाएगा और उससे हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एनीमिया में किस चीज़ की डिफिशियंसी हो जाती है? तो एनीमिया में किसी की भी हो सकती है, आयरन भी, फॉलिक एसिड भी, विटामिन B12 भी, और सबकी ही हो सकती है। फिर WHO के हिसाब से एक प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमिक कब कहा जाएगा? जब उसमें 11 ग्राम % से HB कम है, तो वो कैसी है प्रेग्नेंट लेडी? वो एनीमिक है। फिर उसके बाद कह रहा है ICMR के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे 7 दिया है बट एक्चुअली 7 नहीं 9 है। 9 भी अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ में रहेगा, इसको स्टार बना लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेना। तो अगर 9 ग्राम पर DL है तो वो कैसी हो जाएगी? फीमेल एनीमिक हो जाएगी। फिर कह रहा है एक नर्स इज केयरिंग एन एनीमिक पेशेंट, what findings should suggest her that it is acute blood loss anemia? तो हमें पता है एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया में मतलब ब्लड लॉस होगा तो साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? पोस्चुरल हाइपोटेंशन, वीकनेस और डिजीनेस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमैटिक टाइप का एनीमिया होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। कैसा एनीमिया है? माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमैटिक, क्योंकि इसमें HB ठीक से नहीं बनेगा। जब HB ठीक से नहीं बनेगा तो आरबीसी कैसी होगी? छोटी होगी, छोटी होगी, HB का कलर नहीं होगा इसलिए हाइपोक्रोमैटिक होगा, आरबीसी छोटी होगी इसलिए माइक्रोसिटिक होगा। तो थैलेसीमिया एक कंजेनाइटल बीमारी है, सही है, और किससे रिलेटेड है? ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड है। फिर हेरिडिटरी हीमोलिटिक एनीमिया का क्या नाम है? थैलेसीमिया। फिर कोले एनीमिया किसकी वजह से होता है? हमको पता है, जब HB के बीटा चेन में डिफिशियंसी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? कोलेज एनीमिया बोलते हैं। फिर बीटा थैलासीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये हमको पता है, इसमें HB का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कोलेज एनीमिया, है ना। कोलेज एनीमिया को ही थैलासीमिया बोलते थे। फिर थैलासीमिया कैसा डिसऑर्डर है? तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट कह रहा है कि सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं, एक्सेप्शन पूछा है थैलासीमिया से रिलेटेड। तो अल्फा थैलासीमिया में जीन का डिलीशन हो जाता है, सही बात है। बीटा थैलासीमिया में पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, सही बात है, क्योंकि जीन डिलीट होता है तो दोनों में वही होता है, पॉइंट म्यूटेशन। और इसमें कह रहा है हाइपर क्रोमैटिक मैक्रोसिटिक, ये गलत है। हमने ये चीज़ कहाँ पढ़ा था? मेगालोब्लास्टिक और पर्नीसियस एनीमिया में। जो थैलासीमिया होता है उसमें हाइपोक्रोमैटिक होता है और माइक्रोसिटिक होता है, क्योंकि आरबीसी छोटी हो जाती है और HB ठीक से नहीं बनी होती, और ये 6 महीने के बाद देखने को मिलता है, सही बात है। जब क्या होता है? एडल्ट HB बनना शुरू हो जाता है, तब थैलासीमिया देखने मिलता है। फिर थैलासीमिया में कैसा, ये किस तरह का एनीमिया है? तो हमको पता है आरबीसी छोटी हो जाएगी और HB भी छोटा हो जाएगा, इसलिए हाइपोक्रोमैटिक और माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है। क्या? कौन? थैलासीमिया। मंगोलॉइड फेसेस आर सीन इन सफरिंग फ्रॉम, तो मंगोलॉइड फेस किस में देखने को मिलता है? थैलासीमिया में, ठीक है, थैलासीमिया में देखने को मिलता है। फिर कह रहा है प्रोमिजिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम थैलासीमिया, तो
देखो जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसमें बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से ही वो बच्चा क्या होता है, ठीक हो सकता है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। फिर कह रहा है थैलासीमिया में ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है, हमने पहले भी पढ़ा था डेफेरोक्सामिन, जो कैसा एजेंट है, चिलेटिंग एजेंट है। फिर चिलेशन थेरेपी किस चीज़ का मैनेजमेंट है, थैलासीमिया का। क्यों है, क्योंकि ये आयरन ओवरलोड हो जाता है इसमें, तो आयरन को क्या करता है, ख़त्म करता है ना, बाइंड करके एक्सक्रीट आउट कर देता है, इसीलिए इसमें चिलेशन थेरेपी दी जाती है। फिर मेगैलोब्लास्टिक या फिर परनीसियस एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक में क्या कम हो रहा था, B12 भी कम हो रहा था, B9 भी, मतलब साइनोकोबालामीन भी और फॉलिक एसिड दोनों कम हो रहा था मेगैलोब्लास्टिक में। परनीसियस में क्या हो रहा था, सिर्फ B12 कम हो रहा था। ठीक है, तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में किस चीज़ की डिफिशियंसी होगी, दोनों की डिफिशियंसी होगी, B12 की भी B9 की भी। फिर परनीसियस एनीमिया में किसकी डिफिशियंसी होगी, सिर्फ B12 की डिफिशियंसी हाँ B12 की डिफिशियंसी होगी, साइनोकोबालामिन। फिर उसके बाद इनसफिशिएंट इंट्रिंसिक फैक्टर कॉमनली अकर इन एडल्ट इट कॉज इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन हो, हमने बताया था जब इंट्रिंसिक फैक्टर इनसफिशिएंट होगा तो ठीक से एब्जॉर्प्शन B12 का नहीं हो पाएगा। B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन या फिर कोबालामिन, क्योंकि उसमें B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। फिर कह रहा है कि फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो गई है, क्या चीज़ हम खाने को ज़्यादा बोलेंगे, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद परनीसियस एनीमिया पूछ रहा है किसकी वजह से होता है, हमको पता है परनीसियस एनीमिया किसकी वजह से हुआ था, B12 की वजह से। फिर से परनीसियस एनीमिया में क्या साइन सिम्टम हमने देखा था, बीफी रेड टंग और सोर थ्रोट, है ना, सोर माउथ देखा था, बीफी रेड टंग देखा था। फिर परनीसियस एनीमिया में सीलिंग टेस्ट क्या डिटरमाइन करता है, तो परनीसियस एनीमिया में प्रॉब्लम ही यही थी, B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था, उसी को पता करने के लिए सीलिंग टेस्ट किया जाता है। सीलिंग टेस्ट में क्या डिटेक्ट करते हैं, B12 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब साइनोकोबालामिन की डिफिशियंसी का पता करते हैं। फिर जो सीलिंग टेस्ट है परनीसियस एनीमिया में, इसमें हाँ मतलब हम क्या चीज़ को ध्यान रखेंगे, तो इसमें 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट करना होता है, क्योंकि उसी में क्या है, फिर हमको B12 का अमाउंट देखना होता है, तो 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर से वही क्वेश्चन है, सीलिंग टेस्ट है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट करेंगे। फिर आता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में एप्लास्टिक एनीमिया कैसा एनीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया में जो आरबीसी है वो बनती नहीं है ना, हमने ये पढ़ा था, बट जितनी बनती है वो ठीक ठाक बनती है, नॉर्मल बनती है, तो इसमें कैसा होता है, आरबीसी नॉर्मोसिटिक होता है। फिर उसके बाद कह रहा है बोन मैरो सप्रेशन की वजह से कौन सा एनीमिया होगा, बोन मैरो सप्रेशन की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसमें आरबीसी भी घट जाएगा, डब्ल्यूबीसी भी घट जाएगा और प्लेटलेट भी घट जाएगा, जिसे हम कलेक्टिवली क्या बोलते थे, पैनसाइटोपिनिया, जब सब सारे कंपोनेंट ब्लड के घट जाते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया इन टू चिल्ड्रन, तो बोन मैरो एस्पिरेशन करके ही पता चलेगा, मतलब जो बोन मैरो है उसको निकालेंगे इंजेक्शन से, फिर उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे, फिर पता चलेगा, ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में, क्योंकि हमको पता है एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो सप्रेशन होता है, उसी की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया होता है। फिर कह रहा है एक एक्यूट कंडीशन होती है जिसमें आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वो तो घट ही जाता है और डिस्ट्रक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, जब वायरल इन्फेक्शन होता है या फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है। तो इस चीज़ को हमने क्या पढ़ा था, एड्रीनल सॉरी एप्लास्टिक क्राइसिस पढ़ा था, है ना। फिर कह रहा है करण हैज़ बिन डायग्नोस्ड, एप्लास्टिक एनीमिया हुआ है करण को, और क्या हो जाएगा, कौन सा फिजियोलॉजिकल फंक्शन इसमें से हमको मॉनिटर करना होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी, क्योंकि एप्लास्टिक एनीमिया में क्या हो जाएगा, एप्लास्टिक एनीमिया में एक तो ब्लड वैसे ही कम है और अगर ब्लीडिंग हुआ तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ब्लीडिंग टेंडेंसी को हमको बहुत ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद कह रहे हैं एप्लास्टिक एनीमिया इज कैरेक्टराइज बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता था, डब्ल्यूबीसी भी घटता है, प्लेटलेट भी घटता है, आरबीसी भी घटता है, क्यों घटता है, क्योंकि बोन मैरो का सप्रेशन हो जाता है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट इज इंडिकेटेड, तो वही एप्लास्टिक एनीमिया में तीनों ही घट जाते हैं। सिम्टम ऑफ कंजेनाइटल एप्लास्टिक एनीमिया, तो परप्यूरा होगा, पटिकियाई होगा, न्यूट्रोपिनिया होगा। तो एप्लास्टिक एनीमिया में 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी, पटिकियाई, परप्यूरा और न्यूट्रोपिनिया। न्यूट्रोफिल्स का नंबर क्या होगा, कम हो जाएगा।